नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, DLED थर्ड सेमेस्टर के ये विज्ञान शिक्षण का अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, संचालन, संवाहन और विकिरण। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 और धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3। अगला प्रश्न है कि मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली के श्वसन अंग जो हैं गलफड़ा है और तिलचट्टे का श्वसन जो है वायु नलिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को ध्रुव सोना क्यों कहा जाता है। तो वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास कितना पेट्रोलियम है। कृषि उद्योग, यातायात, संचार आदि अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अत्यधिक उपयोगिता के कारण पेट्रोलियम को ध्रुव सोना कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों यानी कि शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में अतिशीतत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, वायु दाब की अवधारणा क्या है। तो किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने से जो बल लगाया जाता है उसे हम दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है तथा वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायु दाब कहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्लवन का सिद्धांत क्या है। तो प्लवन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वायु दाब का मात्रक क्या है। तो वायु दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों। तो जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायु दाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। अगला प्रश्न है, वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों के नाम बताइए। तो पहले हम लिखेंगे पारा और दूसरा है निद्रव दाब मापी। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन क्या है। तो कुक्कुट पालन है मुर्गी पालन करना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। तो पहला एटॉमिक पावर प्लांट जो है नरौरा, दूसरा कल्पक्कम, तीसरा ट्राम्बे में स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं। तो ये जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में है। अगला प्रश्न, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी सीमाओं या दशाओं में भार डालता है। तो जी, सभी दिशाओं में भार डालता है। अगला प्रश्न है, समस्थैतिकी या होम्योस्टेटिस किसे कहते हैं। जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। तो
पौधों में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है? तो विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें है गुर्दा यानी कि वृक्क, दूसरा मूत्रवाहिनियाँ, तीसरा मूत्राशय, चौथा है मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में निम्न प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि कंकाल पेशियाँ, आरेखित पेशियाँ और हृदय या फिर कार्डियक पेशियाँ। अगला प्रश्न है, पौधे तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले साल पूछा गया था, तो इसका आंसर है यूग्लिना। अगला प्रश्न है, अंग तंत्र क्या है? तो कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उसे हम अंग तंत्र कहते हैं, जैसे कि भोजन के पाचन में मुख, जीभ, आहार नाल और यकृत, आमाशय आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न, अंतःश्वसन या उच्छ्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की क्रिया को अंतःश्वसन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इस सूक्ष्म जैविकी के पिता एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक जी हैं। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की थी? तो ये लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न, वायरस क्या है? तो वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशीय संरचना वाले परजीवी हैं। अगला प्रश्न, वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने किया था। अगला प्रश्न है कि खुरपका मुंहपका किस प्रकार का रोग है? तो खुरपका मुंहपका जो रोग है वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है, किसी भी वायरस के एक कण को क्या कहते हैं? तो किसी भी वायरस के एक कण को वेरिओन कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन आवश्यक होते हैं? तो वायरस संक्रमण के लिए एग्लूटिनिस्ट और न्यूरामिनिडेज आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो जीवाणुओं के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कोई दो वायरसों का नाम लिखिए। तो पहला वायरस डीऑक्सीराइबो वायरस है और दूसरा राइबो वायरस है। अगला प्रश्न, लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? तो जिन जीवाणुओं में फेज जीवोन संयुक्त होता है उन्हें हम लाइसोजेनिक कहते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो पहला है हैजा और दूसरा है क्षय रोग। अगला प्रश्न, वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तो ये टीकाकरण द्वारा किया जा सकता है और रासायनिक चिकित्सा द्वारा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक कोश के सूक्ष्म जीव है। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण जो है कैनिन विधि द्वारा और पाश्चुरीकरण द्वारा और तीसरा है कम ताप पर संचयन करके। अगला प्रश्न है, जीवाणु भक्षी क्या है? तो जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संपदा क्या है? तो ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन क्या है? तो भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण की विधियाँ क्या है?
तो पहले हैं स्वस्थानीय संरक्षण और उत्स्थानीय संरक्षण। अगला प्रश्न, लौह तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है? तो ये है अलौह खनिज। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का संपदा है? तो ये है नवीकरणीय संपदा, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है, खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कोई 4 तत्व के नाम बताइए। तो कोयला, संगमरमर, हीरा और प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। ये पेट्रोल को पेट्रोलियम के प्रभावजी आसवन से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसे भूमि से गहरे कुएं खोदकर निकाला जाता है, अतः ये पेट्रोल भी जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो प्रकृति में कार्बन चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट ईंधन के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला है मेथाइल हाइड्रोजन और दूसरा है द्रवित हाइड्रोजन। ये रॉकेट ईंधन के 2 प्रकार हैं। अगला है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम गैस में आइसोब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। और अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है कि कार्बन शब्द का प्रतीक क्या है? तो कार्बन शब्द का प्रतीक जो है C है। अगला प्रश्न है, कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताइए। तो कोयले से हमें कोल तार, कोक और कोल गैस प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, द्रव ईंधन के प्रकार क्या हैं? तो द्रव ईंधन के अंतर्गत मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल इत्यादि आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यूरिया है। अगला प्रश्न है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, यह त्रिविमीय आकार का होता है। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग जो होता है, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताइए। तो मधुमेह रोग के प्रमुख लक्षण जो है निम्न है। पहला है रोगी का मुंह खुशक रहना तथा अधिक प्यास लगना इत्यादि। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो सामान्य स्थिति में हृदय के धड़कन की गति जो होती है 60 से 80 के बीच में होते हैं। और कहीं कहीं पे लिखा होता है 72 बार जो हृदय है सामान्य गति पे धड़कता है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्त शर्करा क्या है? तो यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसे हम उच्च रक्त शर्करा कहते हैं। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? तो रक्त शर्करा का जो सामान्य स्तर होता है 70 से 100 होता है। अगला प्रश्न, 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए। तो 2 प्रमुख रोग हैं, एंजाइना लिख सकते हैं, अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें तो लिखा गया है एंजाइना, और दूसरा है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब यानी कि बीपी किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर। जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे हम रुधिर दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो हृदय की जांच इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो प्राकृतिक संसाधन जो है जल, वायु, सूर्य प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, वास स्थान क्या होते हैं? तो जिस जगह पर जीव वास करते हैं उसे हम वास स्थान कहते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, 2 जलीय पौधे के नाम बताइए। तो आप अपने हिसाब से 2 जलीय पौधे के नाम लिख सकते हैं।
पहला है कुमुदिनी, दूसरा हाइड्रिला। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी की ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है। अगला प्रश्न कि पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? तो यह बाह्य या आंतरिक अनुकूलन है। अगला प्रश्न जो ऊपर जो हमने पढ़ा है पहले कि मछलियाँ जो है सांस अपने गलफड़े द्वारा लेती हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि के तीव्रता का मापन किस में होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर प्रवर्तित होती है तो इस प्रकार की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि जो है इसकी दूरी जो होनी व्यक्ति और वस्तु के बीच की दूरी जो होती है 16.6 मीटर होती है। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ध्वनि जो तरंग है का अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का ध्वनि एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो ये जूल है। अगला प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा क्या है? तो वह ऊष्मा की मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है जल तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो जल तुल्यांक का मात्रक ग्राम है। अगला प्रश्न है मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति के बीच तक होती है? तो जो मनुष्य की श्रवण क्षमता होती है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। अगला प्रश्न है प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये प्राश्रव्य जो तरंगें होती हैं ये मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, ये जो है कुत्ते बिल्ली आदि सुनते हैं। अगला प्रश्न है अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य की तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला प्रश्न गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? तो 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। अगला प्रश्न एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में ताप का मात्रक केल्विन होता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? इसकी फॉर्मूला है ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। अगला प्रश्न है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये बात सभी लोगों को पता होगा, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, गलनांक क्या है? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है तो उसे पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्वथनांक क्या है? तो वह निश्चित ताप किसी पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, वह दिए गए द्रव का क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? तो ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा संचरण कहते हैं। ऊष्मा के कुचालक हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लकड़ी, कागज, कलम, कांच, वायु, ऊन इत्यादि, ये सब ऊष्मा के कुचालक हैं।
दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।